अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 11 फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग FTST 2106 में आज हम उन इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो कि हमारे फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर मटेरियल को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज का जो लेक्चर है इट्स मोर क्लोज टू द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें इसलिए आप लोगों के इम्पॉर्टेंट है जानना कि नॉर्मली हमारे पास जो फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर जो मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट और फूड साइंटिस्ट के पास होती हैं। लेकिन एज अ मैनेजर यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, उसके अलावा और जो सपोर्टिंग स्टाफ है आप लोगों ने उनको भी मैनेज करना होता है। और इस वजह से आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ पम्प्स दैट कैन इजीली बी यूज्ड इन अ फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी। मिसाल के तौर पर एज अ मैनेजर आपको आपका इंजीनियर आके ये कहता है कि भाई जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप लेने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप ले लेते हैं। इफ़ यू डोंट नो द बेसिक्स अबाउट दिस पंप्स, इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि रेसिप्रोकेटिंग पंप इज़ अ वेरी expensive pump. Perhaps the centrifugal pump would have been more suitable for your application. लेकिन अगर आपको बेसिक एप्लीकेशन ही नहीं पता, आप लोगों को बेसिक उसका डिफरेंस ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि लो विस्कोसिटी फ्लूइड्स के लिए जिस वक्त आपको हाई कैपेसिटी वॉल्यूम्स चाहिए होते हैं, यू विल ऑलवेज प्रेफर सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सिर्फ उस वजह से आप क्योंकि उसकी बेसिक्स नहीं पता थी, आपको जो है आपके टेक्नीशियंस ने जो आपका स्टाफ है उसने आपको पागल बना दिया और ये चीज़ आपके जो प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स पे असर पड़ेगा उसका, और वो प्रॉफिट्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। इस वजह से ये ख़ास तौर पर ये जो कंटेंट है हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम आपको मेजर कंपोनेंट्स वगैरह का आपको पता हो कि ठीक है यार ये मुख्तलिफ किस्म के पंप्स हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके अलावा कौन सी फिटिंग्स हैं, पाइपिंग्स हैं, वो क्यों यूज़ की जाती हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये चीज़ें आपको पता हों ताकि आप जो है अपनी फ्यूचर की जो जॉब है वो एफिशिएंटली जो है अदा कर सकें। किसी भी फूड प्रोसेस इंडस्ट्री की जो जान होती है वो उसके अंदर फूड पंप्स होते हैं। ख़ास तौर पर जब आपके पास फूड मटेरियल्स कोई लिक्विड फॉर्म में होंगे, कोई स्लरी फॉर्म में है, कोई कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, जैसे मिल्क इंडस्ट्री है, कहीं जूसेस हैं, उसके अलावा कहीं आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग के दौरान आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर्स या उसके अलावा आपको जो है कोई और एडिटिव्स इन लिक्विड फॉर्म्स अगर आपको ऐड करने पड़ते हैं तो उस वजह से आपको जो है पंप्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली हमारे पास जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें आपके पास दो किस्म के जो पंप्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। एक जो टाइप है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है और जो दूसरी मेजर टाइप है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव जो डिस्प्लेसमेंट पंप्स होते हैं ये एक वाइड वैरायटी है, एक वाइड रेंज ऑफ पंप्स है। उसमें आपके पास जो मोस्ट कॉमनली आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हैं, उसके अलावा प्रोग्रेसिंग कैविटी पंप्स और रोटरी लोब पंप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक मैंने आपको छोटी सी डायग्राम दिखाई है। ये एक टिपिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप है, घरों में भी हमारे पास मौजूद होता है। डोमेस्टिक हम लोग जो पानी इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को जो ज़ेर ज़मीन जो ग्राउंड वाटर आपका जो है पंप करके आपको जो सप्लाई करता है वो हम इसी तरह का सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। पंप का जो ये वाला हिस्सा है दिस इज नॉट अ पंप, ये पंप की मोटर है। बेसिकली दिस इज द ड्राइवर ऑफ दिस पंप। तो जो चीज इस पंप को चला रही है वो ये मोटर है। सो मोटर, दिस मोटर इज द ड्राइवर ऑफ दिस पंप, दिस इज द पंप। ये दरमियान में कपलिंग की गई है। तो बेसिकली क्या है कि आपके एक शाफ्ट है, वो शाफ्ट आपको यहाँ पर पंप के साथ अटैच की गई है, सॉरी मोटर के साथ अटैच की गई है। ये पंप और मोटर को कनेक्ट कर रही है, ये एक कपलिंग है, ये शाफ्ट है। अब होगा क्या, जिस रफ्तार से आपकी मोटर चल रही होगी उसी रफ्तार से आपकी ये शाफ्ट रोटेट करेगी और उसी रफ्तार से शाफ्ट के ऊपर ये जो इम्पेलर लगा हुआ है ये इम्पेलर मूव करेगा। तो पंप के अंदर जिस वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली ये इम्पेलर है जो कि हाई वेलोसिटी फ्लूइड को दे रहा है और आपका जो फ्लूइड है वो प्रेशराइज हो जाता है, ये इम्पेलर है। उसके बाद आपका जो पंप है वो जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप की हम बात कर रहे हैं।
इस डायरेक्शन में जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टली, यानी कि वो हॉरिजॉन्टली एक्सियल डायरेक्शन के अंदर वो अपने एक्सिस के पैरेलल जो है आपके पास सक्शन होगी, कोई जो लिक्विड है वो एंटर होगा और उसके बाद इम्पेलर्स की मदद से उसकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ाने के बाद वो परपेंडिकुलरली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू अ डिलीवरी पाइप। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो शाफ्ट यहाँ पे आपको बताया था, ये शाफ्ट है, जिस शाफ्ट के ऊपर ये आपके इम्पेलर्स बाउंड किए गए हैं। आउटर मोस्ट इस पंप की कोई केसिंग है जहाँ से आपको नजर आ रहा होता है। बेसिकली आपको जो अंदर वाली चीजें नजर नहीं आ रही होती, आपको ये जो बैरूनी सतह है उसके बैरूनी खौल है, ये केसिंग आपको नजर आ रही होती है। उसके अलावा ये एक शाफ्ट स्लीव है। शाफ्ट स्लीव का क्या बेसिक पर्पस है कि ये आपके पास जो शाफ्ट है इसके ऊपर फिर बाद में आप कोई पैकिंग मटेरियल या आप उसके ऊपर कोई मैकेनिकल सील लगाते हैं। सो बिकॉज यू डोंट वांट योर फ्लूइड टू बी वेस्टेड। हो सकता है वो फ्लूइड को टॉक्सिक हो सकता है वो फ्लूइड को एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह तो हो सकता है वो फ्लूइड काफ़ी कीमती हो। तो आप अपने ना ही अपने जो है इक्विपमेंट को डैमेज करना चाहते हैं और इस वजह से यहाँ पर इस स्लीव के पास ही आपके पास यहाँ पर कोई सील वगैरह आप लगा देते हैं ताकि ये जो लीकेजेस हैं उससे बचा जा सके। अच्छा जी, हमारे पास पंप्स का जो बुनियादी मकसद है किसी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या और जनरल आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर, तो बेसिकली आपके पास क्या है कि जी आप पंप्स को लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक जो है लिक्विड को फ्लो कराने के लिए, इफ़ यू वांट टू flow a liquid from a point of a low pressure to a point of a higher pressure, then you must have a pump। तो आपको पंप अपने सिस्टम के अंदर ऐड करना पड़ेगा। पंप की टाइप्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास नॉर्मली सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो पंप्स हैं वो हमारे पास जो है मेजर दो किस्म के पंप्स हैं। ज़रा यहाँ देखते हैं, अगर आप इधर गौर कीजिए तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि देखिए कि ये आपके पास बेसिकली यहाँ पर ये आपकी वो पंप की शाफ्ट है। ये एक कट अवे मॉडल है कि आपको पूरे का पूरा पंप का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको काट कर आपको दिखाया गया है कि हाउ डज द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड। तो आप इसको देख सकते हैं कि बेसिकली ये आपके पास यहाँ पर सक्शन नोजल्स कही गई हैं कि बेसिकली क्या है कि जो आपके सुराख हैं जिनके ज़रिए से आपके पास वो जो लिक्विड है उसके साथ यहाँ पर वो फ्लो कर रहा है, इस तरह आप इन हो रहा है, यहाँ से आपका लिक्विड जो है आउट हो रहा है और उसके बाद आपके पास जो है ये शाफ्ट है। शाफ्ट के अलावा यहाँ पर आपके पास जो है इम्पेलर्स आपको यहाँ पे दिखाए नहीं गए, बेसिकली इस जगह पर आपके पास इम्पेलर्स भी माउंट होते हैं और उसके अलावा ये वो जगह है जहाँ पर आपको स्लीव वगैरह मौजूद थी और आप मैकेनिकल सील्स वगैरह लगाते हैं। उसके अलावा ये आपको यहाँ पे साइड एक ग्लास नज़र आ रहा होगा। This side glass is basically used to monitor the amount of the जो ऑयल है आपका जिसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लुब्रिकेशन पर्पसेस, उस लुब्रिकेंट का जो लेवल है वो आप मेंटेन रखने के लिए, आप देखने के लिए कि ताकि आपका पंप जो है, बिकॉज देर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स इनसाइड योर पंप, तो इस पंप्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, वियर एंड टियर होती है। इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए आप यहाँ पर कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं और उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का लेवल देखने के लिए आप जो है यहाँ पर उसको जो है उसको जज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास बियरिंग्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो बियरिंग्स हैं, बियरिंग्स का मकसद ये है कि आपकी जो पंप, क्योंकि ये आपकी शाफ्ट है रोटेट कर रही है और शाफ्ट जब रोटेट कर रही होती है बहुत ज़्यादा स्पीड के ऊपर, यहाँ पे दरमियान में कपलिंग वगैरह की गई होती है और उसके नतीजे में यहाँ पे इस साइड पर टेम्परेचर, आपके पास जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है कि मोटर और इस साइड पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ पे दरमियान में कहीं टेम्परेचर कम होता है, तो आपके पास जो है वो झटके से लगता है क्योंकि इलांगेशन आ जाती है और आपकी वाइब्रेशन होती है, जिस वाइब्रेशन के नतीजे में आपकी जो शाफ्ट है आफ्टर being used for a long period of time it can change its aligning। तो उसकी अलाइनमेंट अगर चेंज हो जाए तो बड़ा नुकसान है, आपका जो है पंप डैमेज हो जाएगा। इन चीज़ों को रोकने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपके पास ये बियरिंग्स दिए जाते हैं, फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करते हैं, उसके अलावा आपकी शाफ्ट को भी जो है सपोर्ट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हम बियरिंग्स यूज़ करते हैं। तो ये जो हिस्सा है आपका, ये बियरिंग की केसिंग्स को, जो बियरिंग को सपोर्ट कराने के लिए, बियरिंग्स को जो है लोड कराने के लिए ये हमारे पास किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक शाफ्ट की लिखी हुई है, बेसिकली ये शाफ्ट को फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर शाफ्ट की इस्तेमाल करते हैं।
सो दिस वाज द कट अवे मॉडल ऑफ योर जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके मुकाबले में दिस इज अ रेसिप्रोकेटिंग पंप। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसके अंदर आपके पास बेसिकली पिस्टन सिस्टम होता है। ये आपको दो पिस्टन नज़र आ रहे हैं आपके पास यहाँ पर, और ये उसका इनसाइड सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन मूव करते हैं। तो पिस्टन जब सक्शन स्ट्रोक करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि लिक्विड जो है वो सक करता है, और जब आपके पास जो है आपके पास यहाँ पर जो पिस्टन है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, और फिर डिस्चार्ज स्ट्रोक के अंदर जो लिक्विड है वो आपके इस रेसिप्रोकेटिंग पंप में से डिस्चार्ज हो जाता है। सो दिस वाज वी विल स्टडी इन सम डिटेल ऑल्सो। ये एक आपको जो है एक कट अवे मॉडल आपको डिटेल से दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स हैं जो कि रेसिप्रोकेटिंग मॉडल के रेसिप्रोकेटिंग पंप के हमारे पास मौजूद हैं। ये आपको सारी जो चीज़ें हैं परहैप्स यू डोंट नीड टू रिमेंबर देम ऑल, बट लेकिन आपको थोड़ा सा पता हो कि ये हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के हैं। अभी हम डिटेल से आगे थोड़ा देखेंगे, तो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको आइडेंटिफाई करवा दूंगा ताकि आपको उनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब ये देखें हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है बेसिकली उसके 5 डिफरेंट बेसिक पार्ट्स होते हैं। मसलन कैसे कि देखिए कि आपके पास ये जो सीलिंग है ये शाफ्ट है, ये सील है, ये शाफ्ट है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो बेयरिंग्स हैं वो बेयरिंग्स जो कि आपको सपोर्ट कर रही हैं। उसके अलावा आपकी शाफ्ट को यहाँ से आपका जो सक्शन पाइप है ये आपके पास, या आपके पास ये जो डिस्चार्ज पाइप है, ये केसिंग है। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर सेंट्रीफ्यूगल पंप। अच्छा जी, जो केसिंग है वो सबसे विजिबल होती है किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर, और तमाम मेजर जो पार्ट्स हैं वो इस केसिंग के अंदर एनक्लोज होते हैं। ये जो केसिंग है आपके पास मोस्टली कास्ट आयरन की बनी होती है। उसके अलावा ये अगर आपके पास करोसिव लिक्विड्स हैं तो स्टील के, और बाज़ औक़ात आपके पास कई स्मॉल एप्लीकेशन है, लैब स्केल एप्लीकेशन है, वहाँ पर ये प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि कोई और स्पेशल मटेरियल है, ड्यू टू सम स्पेशल एप्लीकेशंस कोई और मटेरियल भी इस पर यूज़ किया जा सकता है। नॉर्मली हमारे पास जिस वक्त आपका पंप का जो ऑपरेटिंग प्रेशर है अगर वो 150 psi या 1000 kPa किलो पास्कल से कम होगा तो उस वक्त जो केसिंग्स हैं आप उसको कास्ट आयरन की बनाते हैं। अगर आपके पास जो प्रेशर है इससे ज़्यादा है तो इसका मकसद है कि आपको जो केसिंग है फिर वो स्टील की आपको बनानी पड़ेगी। इम्पेलर हमारे पास क्या हुआ है कि वो कंपोनेंट है इम्पेलर जो कि आपके पंप के अंदर वो जो वेलोसिटी है वो ऐड कर देता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड आपका प्रेशराइज हो जाता है। तो इसकी वजह से ये जो इम्पेलर है बेसिकली यही लिक्विड के प्रेशर को बढ़ाने के अंदर रोल प्ले अदा कर रहा है। ये जो इम्पेलर होता है ये माउंटेड होते हैं आपके पंप की शाफ्ट के ऊपर, और ये बेसिकली इम्पेलर उसी स्पीड पर रोटेट कर रहे होते हैं जिस स्पीड के ऊपर आपकी शाफ्ट रोटेट कर रही होती है। और शाफ्ट किस स्पीड पर रोटेट कर रही होती है? शाफ्ट इज रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ द मोटर। ये जो इम्पेलर्स हैं ये भी मोस्टली कास्ट आयरन के बने होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारे पास स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक और उसके अलावा डिफरेंट स्पेशल मटेरियल्स भी जो है हम उसको यूज़ करते हैं। ये उस वक्त आपको मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ योर लिक्विड विच हैज़ टू बी पम्प्ड। उसके अलावा अगर उसकी कोई क्रॉसिविटी है, वो क्रोसिव है, उसके अलावा अगर उस लिक्विड के अंदर कोई स्पेशल कंटेमिनेशन है, लेट्स से कि अगर वो लिक्विड की कंटेमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, उस वक्त ही आप ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे कि जिसकी जो कंटेमिनेशन है वो कम से कम हो। जो इम्पेलर्स होते हैं हमारे पास बेसिकली दो बेसिक टाइप्स के इम्पेलर हैं, आपके ओपन वेन इम्पेलर्स और क्लोज्ड वेन इम्पेलर्स। ज़रा गौर कीजिए हमारे पास कि देखिए कि ये ओपन वेन इम्पेलर्स हैं और ये आपके पास क्लोज्ड वेन इम्पेलर्स। तो इम्पेलर्स बेसिकली देखिए, इम्पेलर्स आपने अगर पंखे के पर देखें, यू कैन ऑल्सो कॉल देम इम्पेलर। तो बेसिकली आपके पास इम्पेलर इसी शेप का होता है, तो उसके अंदर आपके पास ये जो इसके पर हैं इनको हम वेन्स कहते हैं, और ये ओपन है आपको नज़र आ रही है, उस पर शेप बनी होती है, इसके ऊपर जो है फ्लूइड अपनी वेलोसिटी अटेन करता है। ये सेमी ओपन है कि ये जो पर है उसके ऊपर स्ट्रक्चर लगा हुआ है, और उसकी जो क्लोज्ड वेन्स हैं,
क्लोज वेन के दोनों साइड्स के ऊपर जो इम्पेलर्स है उनकी दोनों साइड्स के ऊपर आपने प्लेट्स लगाई हुई हैं एंड द फ्लूइड गेन्स इट्स वेलोसिटी विद इन दिस टू प्लेट्स। तो ये आपके पास क्लोज वेन्स है। नॉर्मली हमारे पास जो आपके पास जब ये वेन्स हैं इसके अंदर ख़ास तौर पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्लोज्ड वेन्स होते हैं उनके अंदर प्रेशर तो आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो फ्लो रेट है उसकी जो कैपेसिटी है ऐसे क्लोज वेन इम्पेलर्स की वो कम होती है। ये देखिए कि हमारे पास ये वो पंप की शाफ्ट थी और द पंप शाफ्ट बेसिकली द शाफ्ट रोटेट्स इनसाइड द केस। ये केसिंग के अंदर रोटेट कर रही है और इसी शाफ्ट के ऊपर आपके इम्पेलर माउंटेड होते हैं और ये शाफ्ट बेसिकली रोटेट करती है उस स्पीड पर जिस स्पीड पर आपके पंप का जो रोटर है, जो पंप की जो मोटर है, जो कि ड्राइवर है वो मूव रोटेट कर रही है। और ख़ास तौर पर ये जो शाफ्ट है ये स्टील की बनी हुई होती है और बाज़ औक़ात क्या किया जाता है कि शाफ्ट का वो हिस्सा कि जिसके ऊपर आप जो है सील या कोई पैकिंग मटेरियल आप लगाते हैं टू अवॉइड लीकेज ऑफ योर लिक्विड, तो उस हिस्से के अंदर जो है आपके पास बेसिकली वो जो हिस्सा है शाफ्ट का जो कि आपके पैकिंग या स्लीव के ऊपर के साथ वो कांटेक्ट में होता है, उस हिस्से को नॉर्मली वो किसी हार्ड मटेरियल का बना हुआ होता है जैसे टंगस्टन कार्बाइड, ताकि आपके पास जो है कोई कोरोजन कोई वियर एंड टियर वहाँ पर सील की वजह से या आपके जो है पैकिंग की वजह से वो आपके ना हो। इसके अलावा हमारे पास जो है बेयरिंग्स, मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि बेयरिंग्स पंप्स के अंदर बहुत मौजूद होते हैं। जहाँ जहाँ आपके पास गाड़ियों में बेयरिंग्स है, पंखों में बेयरिंग्स है, जहाँ जहाँ आपके कोई मैकेनिकल मूविंग कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बेयरिंग्स का यूज़ करना पड़ता है। बिकॉज कि जो बेयरिंग्स हैं आपके पास एक तो फ्रिक्शन वगैरह वहाँ पर रिड्यूस कर रहे होते हैं। हमारे पास पंप्स में एडिशनली फ्रिक्शन के अलावा वो शाफ्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बेसिकली बेयरिंग्स, और शाफ्ट को वोबलिंग से बचाते हैं। वोबलिंग क्या है कि जो हिलना है आपकी, जो आपके पास वो हिलेगी, वो वोबलिंग है अपनी उस पोजीशन के ऊपर, उससे वो बचाता है, क्योंकि वोबलिंग की वजह से आपकी शाफ्ट डैमेज हो जाएगी, इम्पेलर्स जो है वो केसिंग के साथ टकरा जाएंगे और आपका पंप जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसी तरह ख़ास तौर पर लेटरल जो मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट से क्या मुराद है कि आपके एक्सिस के अगेंस्ट वो जो अगर मूव करती है शाफ्ट तो उसको भी ये रोकता है, ताकि ये ना हो कि आपके जो रोटेटिंग पार्ट्स हैं वो किसी पंप केसिंग से टकरा जाएं और बाद में प्रॉब्लम आ जाए। मिसाल के तौर पर देखिए कि ये आपके पास एक पंप है, उस पंप के अंदर ये जो हिस्से हैं आपके पास बेसिकली दीज आर द बेयरिंग्स, ये आपकी कपलिंग की गई है उस मोटर के साथ और इस तरीके से ये हमारा पंप जो है चल रहा है। अच्छा, अब बेयरिंग्स नॉर्मली क्या होते हैं कि बेयरिंग्स के लिए ख़ास तौर पर जो है अगर आपका पंप छोटा है और ख़ास तौर पे अगर कोई स्मॉल प्रोसेस पंप है, स्मॉल प्रोसेस पंप्स के ऊपर जो आपकी बेयरिंग्स हैं वो केसिंग के अंदर ही मौजूद हो सकती हैं। उसके अलावा नॉर्मली जो लार्ज पंप्स होते हैं उसके अंदर जो केसिंग्स जो आपकी बेयरिंग्स होती हैं ये स्पेशल हाउसिंग्स में किसी स्पेशल एक और आपकी केसिंग कह सकते हैं, लेकिन केसिंग उसके लिए टर्म यूज़ करना अच्छा नहीं है। हाउसिंग है, एक स्पेशल हाउसिंग है जिसके जो आपके बेसिकली वो आपके जो शाफ्ट के जो बोथ एंड्स हैं उस पर वो मौजूद है और वहाँ पर वो आपकी जो केसिंग है वो सपोर्ट करे। जैसे ये देखिए कि आपके पास यहाँ पर वो हाउसिंग थी, बेसिकली दिस वाज द केसिंग एंड बट देयर वाज दिस हाउसिंग हियर एंड हियर वेयर योर बेयरिंग्स आर अवेलेबल टू सपोर्ट द शाफ्ट ऑफ द पंप। बेयरिंग्स को थ्रू आउट रेगुलर जो लुब्रिकेशन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जनाब इसकी बेयरिंग्स को जो है आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि आप ऑयल जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं या ग्रीस यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर आपके पास ऑयल होगा तो ऑयल को आप किसी साइड ग्लास की मदद से उसका जो लेवल वगैरह है उसको भी आप कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इस पिक्चर में हमें यहाँ पे आपको बेयरिंग्स दिखाई गई हैं, बेसिकली ये ग्रीस बेयरिंग्स हैं और इसके मुकाबले में हमारे पास जो ये वाले जो बेयरिंग्स है
ये आपके ऑयल बेयरिंग से, बेसिकली ये जो बेयरिंग से, ये ऑयल बेयरिंग से, और वहाँ पे जो मैंने लास्ट आपको पिक्चर दिखाई है वो आपकी क्या, ग्रीस बेयरिंग से। अच्छा जी, उसके अलावा ये और स्पेशल किस्म का एक केएसपी, एक बहुत बड़ी कंपनी है पंप्स बनाने की, और उसके उन्होंने ये एक स्पेशल बेयरिंग्स हैं, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग्स हैं, सिलेंड्रिकल रोलिंग बेयरिंग्स हैं। तो ये भी डिफरेंट किस्म के जो बेयरिंग्स हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि आपके पास जो है ख़ास तौर पर लो प्रेशर पंप के लिए ये बेयरिंग्स यूज़ किए जाते हैं। अच्छा जी, जो सील और पैकिंग की मैंने आपको बात की है, बेसिकली ये आपके जब लिक्विड अंडर प्रेशर आपके पास होता है, आपका जब प्रेशर उसका आप उसका बिल्डअप कर देते हैं, तो उसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि लिक्विड कहीं लीक करना शुरू कर दे। और लीक करने का जो मेजर उसका हिस्सा है वो यही है कि जहाँ पे आपके पास शाफ्ट जो है वो आपकी केसिंग से बाहर निकल रही है, उसी पॉइंट पर कोई लीकेज हो सकती है। और इस लीकेज को रोकने के लिए आप कोई पैकिंग मटेरियल यूज़ कर लेते हैं, या आप कोई मैकेनिकल सील यूज़ करते हैं। तो मैकेनिकल जो सील है वो साइंटिफिकल पंप्स के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी। लेकिन उसका कुछ प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आपकी मैकेनिकल लिक्विड्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्लरी हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स हो, फिर ये मैकेनिकल सील जो है आपको काम नहीं देती। उस वक्त आपको जो है फिर बेसिकली आपको कोई पैकिंग मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। और हमारे पास ये देखिए कि हमारे पास लेट्स से कि यहाँ पर मैकेनिकल सील ये शेयर की गई है। ये पंप की शाफ्ट है, और इस मैकेनिकल सील के अंदर आपके पास यहाँ पे स्टेशनरी रिंग है, एक ये रोटेटिंग रिंग है जो कि शाफ्ट के साथ रोटेट कर रहा है। और इसी वजह से इस हिस्से को जो कि आपके पास लेट्स से कि शाफ्ट का इस मैकेनिकल सील के साथ कांटेक्ट कर रहा है, इट शुड बी मोर हार्डर। तो इस वजह से टंगस्टन जो कार्बाइड का ये हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा ये सील का ग्लैंड है एक, और जो कि ये कवर कर रहा है कुछ किस्म की जो सील मैकेनिकल सील्स हैं, उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो स्टेशनरी सील रिंग प्रोवाइड करते हैं, कुछ जो हैं वो रोटेटिंग सील रिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर्स। ये है आपके पास पैकिंग। तो पैकिंग आप जरा गौर कीजिए, तो बेसिकली जो पैकिंग है दे आर सॉफ्ट प्लायबल। आपके पास रिंग्स हैं, ये जो रिंग्स हैं आप इस तरह रिंग की शक्ल में एक मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल है, ये शाफ्ट के ऊपर माउंट होता है। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ा क्या है कि आपके पास जब ग्लैंड नट्स होते हैं, इनकी मदद से आप इसको टाइट करते हैं, तो ये रिंग्स भी टाइट होती हैं और टाइट होकर स्क्वीज कर लेती है शाफ्ट को, और उसके बाद लिक्विड को जो है ये लीक करने से प्रिवेंट करती हैं। मैकेनिकल जो सील्स है उनका बड़ा जो एडवांटेज है वो ये कि मैकेनिकल सील्स को बहुत ज़्यादा कम मेंटेनेंस चाहिए एज कंपेयर टू द पैकिंग। तो इसलिए आप मैकेनिकल सील्स को तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लिक्विड के अंदर जो है फाइन पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स ना हो, डर्ट ना हो, सैंड ना हो, क्योंकि अगर उसके अंदर ये इस तरह के मटेरियल्स मौजूद होंगे उस लिक्विड के अंदर, तो उसका नुकसान ये होगा कि वो स्क्रैच करेंगे आपके सील के सरफेस को, और वहाँ पर फिर जो सील है वो डैमेज हो जाएगी, और वहाँ से फिर लीकेज जो है वो शुरू हो जाएगी। ये एक स्पेशल किस्म की मैकेनिकल सील जिसको ओ रिंग सील कहते हैं, इसको बहुत ज़्यादा साइंटिफिकल पंप्स में यूज़ किया जाता है। यू कैन सी हाउ गुड दिस मैकेनिकल सील इज। तो आप इस तरीके से ये जो ओ रिंग है आप अपने शाफ्ट के ऊपर माउंट कर देते हैं व्हेन इट इज गेटिंग आउट ऑफ द केसिंग, और उसके बाद आपके पास ये जो मैकेनिकल सील है इसको टाइट कर देते हैं, एंड दिस सील इज वेरी इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग द लीकेज इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। अच्छा जी, हमारे पास ये जो बेसिक पार्ट्स थे पंप्स के वो मैंने आप लोगों से सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो पंप आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो आपका पंप वाला हिस्सा है उसमें जो शाफ्ट होती है वो आपके मोटर के साथ कनेक्टेड है बाय अ कपलिंग, जो उसको कपल किया गया है। तो कपलिंग जो है बेसिकली वो जो पंप की मोटर है जो कि ड्राइवर है उसको आपकी पंप के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, और ख़ास तौर पर जो कपलिंग्स हैं वही आपकी जो ड्राइवर है उसकी रोटेशन को वो ट्रांसफ़र कर रही हैं। और ख़ास तौर पर मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात अगर इफ़ देयर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ योर पंप, नॉर्मली जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास
जो शाफ्ट है उसकी जो स्पीड होती है वो ड्राइवर से कम होती है, तो उस सूरत में आपके पास कपलिंग के ऊपर कोई गियर बॉक्स लगा होगा, तो गियर बॉक्स क्या होगा, वो स्पीड को रिड्यूस करा होगा, कंट्रोल करा होगा, वो भी आपकी कपलिंग के ऊपर ही अटैच होगा। अच्छा जी, इसके लिए हमारे पास जो कपलिंग्स हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कपलिंग्स जो उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके पास अगर पंप के अंदर सडन लोड चेंज आया, मिसाल के तौर पर देखिए चलते चलते अगर जो लिक्विड आ रहा था उस लिक्विड के एकदम फ्लो रेट में कोई कमी आई है तो लोड चेंज हो गया है, तो पंप आपका उस लोड चेंज को बर्दाश्त कर सके, आपके पास कपलिंग्स वो उस झटकों को बर्दाश्त कर सके, और उसके बाद वो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी खास तौर पर उस वक्त अगर थोड़ी बहुत मिस अलाइनमेंट हो तो भी ये कपलिंग जो है उसको कवर अप कर लें और उसको जो है आपकी शाफ्ट को प्रॉपरली रोटेट करवाए। प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास जो मोटर की शाफ्ट होती है और ख़ास तौर पर जो पंप की शाफ्ट होती है, इन दो को प्रॉपरली आप अलाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्टली इनको अलाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी बहुत मिस अलाइनमेंट रहती है। तो ये जो मिस अलाइनमेंट है इसको कवर करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो कपलिंग भी रोल प्ले अदा करती है। वजह क्या है कि आपके पास जो प्रेशर एक जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपके ड्राइवर और पंप के दरमियान में एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आपकी जो शाफ्ट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, और जिसकी वजह से आपके पास जो कपलिंग है वो वोबलिंग से बचाती है, वो आपको झटकों से बचाती है और आपकी शाफ्ट को सीधा रखती है और इजीली उसको रोटेट कराने में रोल प्ले करती है। यू कैन सी दीज आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ कपलिंग्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये शाफ्ट, दो शाफ्ट यहाँ पे कनेक्ट की गई हैं, इसी तरह आपके पास यहाँ पर एक शाफ्ट आ जाएगी, दूसरी वहाँ आ जाएगी, आपके एक साइड पर पंप वाली शाफ्ट, दूसरी साइड पर आपकी मोटर वाली शाफ्ट। सो दीज आर द कपलिंग्स यूज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसके अलावा कुछ और कपलिंग्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिसाल के तौर पर ये स्प्लिट मफ कपलिंग है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक उसका दरमियान वाला जो हिस्सा है उसको बोल्ट्स के साथ आपको उनको कनेक्ट किया गया है, और आपकी बेसिकली जो शाफ्ट होती हैं जो आपके पास मिसाल के तौर पर जो मोटर वाली शाफ्ट है वो ये वाला हिस्सा है, वो आपके इन दो हिस्सों में आ जाती हैं जिनको बोल्ट कर दिया गया है, और जो आपकी पंप वाली शाफ्ट है तो यहाँ आ गई है, तो ये दोनों शाफ्ट अब आपकी इस दरमियान में कनेक्ट हैं, एंड दे विल दिस कपलिंग विल ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम द ड्राइविंग शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। ये ज़रा देखिए कि आपके पास हमारे पास एक मफ या स्लीव कपलिंग है, बड़ी सिंपल सी कपलिंग है। सिर्फ आप लोगों ने क्या किया है कि जो आपकी मोटर वाली शाफ्ट है उसको इस साइड पर फिक्स कर दिया है, जो ड्राइविंग वाली शाफ्ट है जो सॉरी आपकी पंप वाली शाफ्ट है वो इसके अंदर फिक्स हो जाएगी, उसके बाद आप उन पर बोल्ट कर देंगे, एंड देन this coupling will also start rotating as your driver shaft rotates, and therefore आपकी जो पंप की केसिंग के अंदर जो शाफ्ट मौजूद है वो भी आपको रोटेट करेगी। ये उसका आउटर मोस्ट है स्लीव है, बड़ी सिंपल किस्म की ये आपकी जो मफ या स्लीव कपलिंग है, इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ कपलिंग। उसके अलावा हमारे पास एक और फ्लैंज कपलिंग है, तो उस तरह की प्लेटें लगी हुई हैं, बेसिकली फ्लैंज हैं आपके पास लगी हुई हैं जो कि इसके अंदर कपलिंग करवा रही हैं। यहाँ पर आपकी मोटर वाली शाफ्ट है, यहाँ पर आपकी वो पंप की केसिंग वाली शाफ्ट है। उसके अलावा ये फ्लैंजेस जो लगी हुई हैं, दो फ्लैंजेस लगी हुई हैं, इनको नट एंड बोल्ट की वजह से टाइट किया गया है और जहाँ पर वो उनको आपस में कनेक्ट करवा रही हैं। ये जो की है, की की मदद से बेसिकली दिस प्लेज अ रोल एज अ लॉक। ये बेसिकली लॉक लगा दिया गया ताकि आपकी जो शाफ्ट है वो फर्दर आगे पीछे मूव ना करे, एक्सियल डायरेक्शन सिर्फ रोटेट करे लेकिन एक्सियली वो आगे पीछे मूव ना करे। एडिशनल सेफ्टी फीचर है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बुश पिन टाइप कपलिंग है, उसके अंदर भी इसी तरह आपके पास ये जो मोटर वाली शाफ्ट है, केसिंग वाली शाफ्ट है, फिर ख़ास तौर पर यहाँ पर एक रबर बुशिंग वगैरह दी गई हैं। सो नॉर्मली अगर आपके पास जो पंप से अगर कोई डेलिकेट मटेरियल है तो उस वक्त ये आपको रबर बुशेस जो है वो फर्दर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, फर्दर एक स्मूथ ऑपरेशन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये गियर कपलिंग्स हैं, तो आपकी जो शाफ्ट है वो कपल की गई हैं इन द फॉर्म ऑफ गियर्स। हमारे पास जो मोटर वाली शाफ्ट है वो इस साइड पर और जो आपकी केसिंग वाली शाफ्ट है वो इस साइड पर है। उसके बाद ये आपके पास ये गियर्स लगाए गए हैं और उसके बाद ये स्लीव्स हैं, एंड देन ये जिस तरह इस स्लीव्स के अंदर
इनको बकायदा यहाँ पे आप नट बोल्ट वगैरह करके टाइट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जब रोटेट करती है मोटर वाली शाफ्ट, तो बिकॉज दे आर इनक्लोज इन दिस हब, उसके बाद वो इजीली आपकी जो आपकी केसिंग वाली शाफ्ट है वो भी रोटेट करना शुरू करती है, एंड एज अ रिजल्ट द impellers mounted on that shaft also start rotating. So this was a centrifugal pump. तो बड़ा centrifugal जो pump है it is extensively used, आपकी जो process industry है उसके अंदर बड़ा यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत यूज़ किया जाता है। पानी की तो जहाँ जहाँ एप्लीकेशन है इसको प्रेफर किया जाता है, फॉर वाटर एप्लीकेशंस इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सिंपल है, चीप है, लो मेंटेनेंस दरकार है इसके ऊपर, तो बड़ा इफेक्टिव है। एट द एंड वी विल आल्सो सी अ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ पंप्स, तो उसको भी हम देखेंगे। अच्छा जी, दो दूसरी मेजर टाइप ऑफ पंप्स की मैंने आपको बताई थी, एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स थी और दूसरी आपके पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स या पीडी पंप्स। तो पीडी पंप्स की जो मेजर टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, वो एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसके फॉलोइंग मेजर बेसिक पार्ट्स होते हैं, जरा हम देखते हैं कि आपके पास जो मिसाल के तौर पर किस तरीके से, एक मिनट, लेट्स से ये आपका कोई रेजरवॉयर है, लेट्स से कि लिक्विड रेजरवॉयर है जैसे वाटर है, ये आपका सक्शन पाइप है जो कि पानी को सक कर रहा है। उसके बाद ये आपका सक्शन वॉल्व है, इस सक्शन वॉल्व की मदद से बेसिकली आपका ये वॉल्व मूव करता है, तो उसकी वजह से अगर आपके पास जो है सक्शन होगी या आपकी वो स्टॉप हो जाएगी। ये वो सिलेंडर है और जिस सिलेंडर के अंदर आपके पास आपका कोई पिस्टन ये मौजूद है, तो बेसिकली क्या होगा कि व्हेन द पिस्टन मूव्स forward, so the suction starts. When the piston moves backward, the discharge opens. तो आपके पास इस तरीके से बेसिकली ये हमारे पास वर्किंग हो रही है। इसी तरह ये आपके पास ये डिलीवरी वेल्व है जो कि आपके पास जो डिलीवरी फ्लो रेट है उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी पाइप है, ये कोई एयर वेसल है, दिस एयर वेसल इज बीइंग यूज्ड टू स्मूथ द फ्लो रेट। आपके फ्लो रेट को स्मूथ रखने के लिए ये उसके अंदर फ्लक्चुएशन, क्योंकि बेसिकली आप देखें कि ये आपके पास टू एंड फ्रो मोशन है, बार बार आपके पास ये पिस्टन कॉन्टिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ये मूव कर रहा है। इस वजह से एक स्मूथनेस देने के लिए आपको ये एयर वेसल्स दिया गया है। उसके बाद ये आपके पास ये स्टोरेज जो है वहां तक आपके पास ये लिक्विड को पहुंचा देगा। तो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है मैं बता चुका हूं कि जो पीडी पंप्स हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, उसी की एक टाइप है। जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर इस किस्म के पंप्स के अंदर पिस्टन की रॉड, उसके अलावा कनेक्टिंग रॉड और जो क्रैंक शाफ्ट है वो शामिल होती है। सिलेंडर जो है वो आपको देखा है अभी आपने कि वो लिक्विड को जो है वो सक करता है, उसके बाद वो डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचा देता है। तो बेसिकली क्या करता है कि ये पिस्टन है एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, वो उसके ऊपर जो पिस्टन है वो आपके विद इन द सिलेंडर मूव करेगा। और जो पिस्टन है बेसिकली जब वो आपके पास क्रैंक शाफ्ट के अंदर ख़ास तौर पर वो जब कनेक्टिंग रॉड की वजह से कनेक्ट है और उसके बाद आपका जो ये जो पिस्टन है इसको किसी आप एक्सटर्नल डिवाइस के साथ, एक्सटर्नल मोटर के साथ आप उसको मूव करा रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ये आपकी बेसिकली क्रैंक शाफ्ट थी, ये जो एक्सटर्नल सोर्स है जो इस पिस्टन को मूव करा रही है, फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रिक मोटर विच इज हेल्पिंग दिस पिस्टन टू मूव टू एंड फ्रो मोशन। तो उसके लिए ख़ास तौर पर जब पिस्टन बैकवर्ड मोशन में मूव करता है, तो बैकवर्ड मोशन में जाने की वजह से क्या होता है कि आपके पास जो सक्शन है वो लिक्विड के अंदर एंटर हो जाएगी, लिक्विड एंटर होगा, और जब वो फॉरवर्ड मूव करता है तो उस वक्त आपके पास वो जो डिलीवरी वेल्व है वो ओपन हो जाएगा, और डिलीवरी वेल्व ओपन होने की वजह से जो आपके पास जो हाई प्रेशर लिक्विड है वो डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस कि आपके पास बैकवर्ड जब मूव कर रहा है पिस्टन, सक्शन valve opens and the suction starts and then this piston will जो है इसको प्रेशराइज करेगा आपके फ्लूइड को, एंड देन उसके फॉरवर्ड मोशन के अंदर आपका जो डिलीवरी वेल्व है वो ओपन हो जाएगा और थ्रू द डिलीवरी पाइप योर लिक्विड
will be discharged at a very high pressure. तो जो सक्शन पाइप है, ये सक्शन पाइप आपके जो सोर्स ऑफ द लिक्विड है, यानी कि लार्ज रेजरवायर है जहां से कोई लिक्विड आ रहा है, इसको आपके रेसिप्रोकेटिंग पंप के सिलेंडर के साथ कनेक्ट करता है और सक्शन पाइप की मदद से लिक्विड को सक किया जाता है। जो सक्शन वेल्व है ये एक नॉन रिटर्न वेल्व है, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल है। सिर्फ आपके पास लिक्विड सोर्स से सिलेंडर तक लिक्विड आएगा। ये लिक्विड जो है बैक फ्लो नहीं करेगा, ये वापस नहीं जा सकता। ये वन डायरेक्शनल वेल्व है, यूनिडायरेक्शनल, एक नॉन रिटर्न वेल्व है। अच्छा, फिर ये आपके पास सक्शन पाइप के इनलेट और सिलेंडर के दरमियान में रखा गया होता है और जब खास तौर पर जब आपके पास सक्शन हो रही होगी ये वेल्व ओपन होगा और जब डिस्चार्ज हो रहा होगा ये वेल्व क्लोज होगा। तो होगा क्या बेसिकली कि जब आपके पास पिस्टन बैकवर्ड मूव करेगा तो ये वेल्व ओपन हो जाएगा और आपके पास जो लिक्विड है वो शक हो जाएगा। जब आपका पिस्टन जो है वो फॉरवर्ड मोशन में होगा उस वक्त ये वेल्व क्लोज रहेगा और डिलीवरी वेल्व ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से ये सक्शन वेल्व काम कर रहा होता है। जो डिलीवरी पाइप है, डिलीवरी पाइप बेसिकली आपके जो सिलेंडर है पंप का उसको आउटलेट सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है और जो लिक्विड है उसको इस डिलीवरी पाइप के जरिए आप डिलीवर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। जो डिलीवरी वेल्व है ये भी एक नॉन रिटर्न यूनिडायरेक्शनल वेल्व है और ख़ास तौर पर ये आपके सिलेंडर और डिलीवरी पाइप के दरमियान मौजूद है। अब सेक्शन के दौरान आपका जो डिलीवरी वेल्व है वो क्लोज रहेगा और जब आपके पास डिस्चार्ज हो रहा होगा उस वक्त ये डिलीवरी वेल्व ओपन हो जाएगा। तो क्या है कि जब आपके पास जो पिस्टन है वो बैकवर्ड मोशन में होगा उस वक्त आपका डिलीवरी वेल्व क्लोज रहेगा। जब वो फॉरवर्ड मोशन में जाएगा अब क्या होगा कि आपके पास सक्शन वेल्व जो है वो क्लोज रहेगा और डिलीवरी वेल्व जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर आपको एयर वेसल्स दिखाए गए थे, तो बेसिकली मैंने उसके अंदर एयर वाला आपको दिखाया था। वो जो एयर है, एयर वेसल्स है, ये आपके सक्शन और डिलीवरी दोनों पाइप के साथ कनेक्टेड होते हैं और ख़ास तौर पर ये जो कोई फ्रिक्शनल लॉसेस हैं, कोई फ्रिक्शनल हेड है आपके ड्यू टू द फ्रिक्शन, कोई आपकी एनोमेलिटी फ्लो में आई है उसको ये स्मूथ आउट कर देता है और ख़ास तौर पर जो आपको डिस्चार्ज देता है लिक्विड का बड़ा यूनिफॉर्म डिस्चार्ज रेट देता है, आपको वो फ्लक्चुएशन फील ही नहीं होती। देखिए जो फ्लक्चुएशन आ रही है बिकॉज ऑफ द पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन, वो कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, उसकी वजह से कोई फ्लक्चुएशन आपको फ्लो रेट में ना नजर आए, वो आपको ये एयर वेसल्स की वजह से आपको आता है। मैं आपको एक छोटी सी कंपैरिजन है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स की वो शो की गई है। यहाँ पर आपके पास दो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम का मतलब है हाई कैपेसिटी, दे हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स। बड़ा जब आपको ज्यादा फ्लो रेट चाहिए अगर आपको, तो आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करेंगे बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगल पंप विल गिव यू अ मैक्सिमम फ्लो रेट, मैक्सिमम कैपेसिटी वो आपको देगा। जबकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप या पीडी जो पंप्स होते हैं ये लो वॉल्यूम के लिए, लो कैपेसिटी के लिए, लो फ्लो रेट्स के लिए यूज किए जाते हैं। इफ यू नीड अ लो फ्लो रेट देन परहैप्स अ रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसी तरह जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आपका जो लिक्विड है उसका लो प्रेशर जनरेट होता है, लो हेड जनरेट होता है। तो आप पंप्स की जबान में प्रेशर को हेड के टॉप टाइप पर आपको लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये अपने किसी पीछे सेमेस्टर में आपने जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी थी, फ्लूइड फ्लो वगैरह पढ़ी थी, उसमें आप पढ़ चुके होंगे। तो शायद हेड उसको आप यही जानना आपके लिए काफ़ी है कि वो प्रेशर जो क्रिएट करता है, तो उसको आप हेड की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो प्रेशर है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का वो लो प्रेशर क्रिएट होता है जिसका दूसरा नाम हेड भी है। जबकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो पंप्स होते हैं इनके अंदर हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है, हाई प्रेशर होता है। फिर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं these are used for relatively low viscosity liquids के लिए। आपके पास उन लिक्विड्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जहाँ पर जिनकी विस्कोसिटी कम है। इनके मुकाबले में जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है these are used for highly viscous liquids। इसके साथ साथ आपके जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं दे आर सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव है, इनएक्सपेंसिव है, चीप है। उसके अलावा जो आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉम्प्लेक्स है, दूसरा ये बड़े एक्सपेंसिव है क्योंकि इनके अंदर जो पिस्टन सिलेंडर्स हैं इनकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की मेंटेनेंस भी कम होती है, इसको आप ऐड कर ले, मैंने ये बात इसमें मेंशन नहीं की थी। इसके साथ साथ
जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं बेसिकली दे आर ऑपरेटेड एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो ये किस स्पीड पर ऑपरेट कर रहे हैं? जिस स्पीड पर आपकी मोटर चल रही है उसी स्पीड पर आपकी शाफ्ट रोटेट कर रही है, उसी स्पीड पर आपका इंपेलर रोटेट कर रहा है। सो दे आर बीइंग ऑपरेटेड एट अ कांस्टेंट स्पीड। जबकि जो आपके पास ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं दे आर नॉर्मली ऑपरेटेड एट अ लोअर स्पीड देन द ड्राइवर स्पीड। तो बेसिकली आपके पास जो मोटर है उसकी स्पीड से कम स्पीड पर ये चल रहे होते हैं। तो होता क्या है कि आपके पास जो मोटर है उसको आप एक स्पीड रिड्यूसिंग गियर बॉक्स है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं आप अपने, और ख़ास तौर पर ताकि जो आपकी इसकी जो ये देन दे आर ऑपरेटेड एट अ लोअर स्पीड। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिपिकली आप वेरिएबल यानी कि आप किसी कंट्रोलेबल फ्लो रेट के लिए, हाई फ्लो रेट के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आप डिस्चार्ज के ऊपर कोई वैल्व लगा देते हैं जिसकी वजह से आप फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इस तरह जब आपको वेरिएबल या कोई कंट्रोलेबल हाई फ्लो रेट आपको देना है तो आप इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज़ करेंगे। जबकि आपके पास जब मेन रिक्वायरमेंट हाई प्रेशर होगी, वेरी हाई प्रेशर होगा, उस वक्त आप जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो पंप्स हैं उनको यूज़ करेंगे। एक स्पेशल जो टाइप है हमारे पास ये रोटरी लोब पंप्स हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये आपके यहाँ पर रोटरी लोब्स, ये आपके पास जो है रोटर्स लगे हुए हैं बेसिकली। तो नॉर्मली इस किस्म के जो पंप है इसके अंदर एक भी रोटर हो सकता है, एक से ज़्यादा रोटर भी हो सकते हैं। तो होता क्या है कि आपके पास ये जो रोटरी लोब पंप है, RL जो पंप है, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ PD पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की एक टाइप है। इसके अंदर हमारे यहाँ पर जो है आपका जो जो रोटेटिंग एलिमेंट्स हैं, जो ये रोटर्स हैं, बाज़ औक़ात अगर ये दो रोटर्स हों तो इन दो के दरमियान में, अगर एक रोटर हो तो इस रोटर और केसिंग के दरमियान में, आपके पास हाउसिंग के दरमियान में आपके पास बेसिकली जो है एक मूविंग चैम्बर जो है वो क्रिएट हो जाता है, और जो फ्लूइड है इस मूविंग चैम्बर में फिर मूव करता है और सक होने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है एट अ हाई प्रेशर। इसी तरह हमारे पास एक प्रोग्रेसिंग कैविटी पंप है, बड़ा ये स्पेशल किस्म का पंप है, इसको PC पंप भी कहते हैं। ये PC पंप इसका एक बदनाम किया जाता है इसको लास्ट रिजॉर्ट पंप के तौर पर। मतलब कि अगर आपके पास कहीं बाकी सारे पंप फेल हो गए, आप इसको यूज़ कर लें तो आपका जो है आपको कम से कम पंपिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो इनका एक कमर्शियल नाम जो है मोइनो पंप्स भी इन्हें कहते हैं। ये ख़ास तौर पर जो है दीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रोटरी PD पंप्स। ये रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स की ये टाइप है। तो इसमें बेसिकली आपके पास क्या है कि आपका जो एक रोटर है वो आपके पास इस तरह आपके शेप में लगा हुआ है, और उसके बाद आपके पास क्या है कि ये जो आपकी हेलिकल जो शेप है उसके साथ जो रोटर है वो भी आपका हेलिकल शेप में लगा हुआ है, और जो स्टेटर है आपकी जो स्लीव है वो भी बेसिकली जो है वो आपके उस हेलिकल जो शाफ्ट है वो इस स्लीव के अंदर रोटेट कर रही होती है। तो हेलिकल होने की वजह से जो गैप्स हैं, इन गैप्स की वजह से आपके पास स्पेशल कैविटीज़ क्रिएट हो जाती हैं बिटवीन द स्लीव एंड द रोटर। तो आपके पास जो ये हेलिकल शाफ्ट है, रोटर है, और जो ये स्लीव है, स्टेटर जो है, उसके दरमियान में जो कैविटीज़ हैं, जो गैप्स हैं, वहाँ पे एक कैविटी जनरेट हो रही है, और आपके पास ये जो कैविटी है ये आगे आगे बढ़ती है, और बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द कैविटी आपके सक्शन से डिस्चार्ज तक आपका जो लिक्विड है वो भी इसी कैविटी के अंदर ट्रैप हो जाता है, और उसको कांस्टेंट वॉल्यूम और विदाउट एनी शेयरिंग, कोई उस पर रगड़ नहीं लगती, तो आपके पास वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसी वजह से जहाँ जहाँ आपके फ्लूइड्स अगर हाई विस्कोसिटी फ्लूइड्स हैं, और स्पेशली इफ़ योर फ्लूइड कंटेन्स, आपका जो लिक्विड है उसके अंदर कोई फाइबरस मटेरियल है, एंड यू डोंट वांट योर फाइबरस मटेरियल टू बी डैमेज्ड, आप उसकी कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को, आप उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू को डैमेज नहीं करना चाहते, बिकॉज हो सकता है कि रगड़ लगने की वजह से वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी डैमेज हो जाए। तो इस किस्म का जो हमारे पास जो पंप है PC पंप जो है उसको बड़ा आसानी से यूज़ किया जा सकता है। क्यों होगा कि वो कैविटी के अंदर जब वो फ्लो कर रहा होगा तो वो बेसिकली एक कांस्टेंट वॉल्यूम एंड विदाउट नो शेयर, वो जो है विदाउट जो है एनी फ्रिक्शन, वो जो रगड़ खाए बगैर वो आपका जो है वो फ्लूइड वो मूव करेगा। और ख़ास तौर पर हाई विस्कोसिटी फ्लूइड्स के लिए ये बड़ा ही
बड़ा ज़बरदस्त है हाई विस्कोसिटी फ्लूइड्स के लिए। इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे लिक्विड्स कि जिनके अंदर आपके पास जो फूड प्रोसेसिंग के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन लिक्विड्स के अंदर अगर आपके पास कोई सॉलिड्स वगैरह मौजूद हैं, उनके लिए भी इसको बहुत आसानी से यूज़ किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर ये पीसी पंप्स आपकी एक्सीलेंट चॉइस है, ख़ास तौर पर जहाँ पर आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, तो पीसी पंप्स को जो है आप बड़ा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के अंदर आप लो विस्कोसिटी को डील कर सकते हैं, बट इन पीसी पंप्स, प्रोग्रेसिंग कैविटी पंप्स, यू कैन यूज़ वेरी हाईली विस्कस लिक्विड्स इजीली। इनके अलावा आपके पास कुछ और स्पेशल पंप्स भी होते हैं, ख़ास तौर पर देखिए जहाँ पर आपके पास मिसाल के तौर पर इफ़ योर फ्लूइड है, इफ़ आपका जो फूड मटेरियल है उसकी कुछ स्पेशल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस स्पेशल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से आप अपने ना ही उस फ्लूइड की हाई मिक्सिंग कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास जो है उसकी कोई विस्कोसिटी भी ज़्यादा नहीं कर सकते, फिर वो इम्पैक्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके अलावा शेयरिंग भी अगर उसके अंदर पॉसिबल नहीं है, तो ख़ास तौर पर अगर आपके फ्लूइड्स के अंदर कोई फाइबर मटेरियल है, कोई स्ट्रक्चरल मटेरियल है, उसके अलावा आपका जो मटेरियल है उसकी कोई फोम बन जाती है, तो फोम उसकी बन रही है, उसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसे फ्रेजाइल सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद हैं जो कि टूट सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, आप अपने पंप, आपको फिर नॉर्मल पंप यूज़ नहीं कर सकते, आपको स्पेशल किस्म के पंप यूज़ करना पड़ेगा। एक इसकी मिसाल स्पेशल किस्म के पंप की फिश पंप है। तो फिश पंप जो है बेसिकली स्पेशल किस्म के पंप है। तो नॉर्मली आपके पास क्या किया जाता है कि जब आप फिशिंग करते हैं तो फिशिंग के लिए आपके पास जो फिशिंग बोट होती है वहाँ पर आपके पास ये जो है फिश पंप लगा होगा। आप जब फिशिंग कर रहे होते हैं आपके पास हो सकता है आप चाहते हैं कि आपके पास एक ख़ास साइज़ की फ़िश आप लें, तो छोटे साइज़ की जो फ़िश आपकी आ गई है वो आपको नहीं रिक्वायर, तो आप क्या कर देते हैं, तो आप इस पंप के ज़रिए उसको दोबारा आप उसको वापस पानी के अंदर फ्लो कर देते हैं, तो वो आपकी जो लाइव फिश है, जिंदा मछली, उस पंप में से विदाउट गेटिंग एनी डैमेज, विदाउट बीइंग हर्ट, वो जो है वापस समंदर के पानी में चली जाएगी। तो इसको आप जो है इनको फिश पंप्स इनको कहते हैं। सो दिस काइंड ऑफ स्पेशल पंप्स और ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो इनकी भी हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जैसे पंप्स हैं, पंप्स के साथ साथ आपके पास एक और स्पेशल डिवाइस है जिनको इजेक्टर्स कहा जाता है। इजेक्टर्स का एक और नाम जेट इजेक्टर्स भी है। तो बेसिकली अगर आप इजेक्टर्स को देखें तो इजेक्टर्स जो है उनके ऊपर आपकी पंप्स और कंप्रेसर्स दोनों की जो डेफिनेशन है वो इस पर पूरी उतरती है, लेकिन इजेक्टर्स के अंदर कोई मूविंग पार्ट मौजूद नहीं होता। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो इजेक्टर्स होते हैं, उन इजेक्टर्स के अंदर आपको जो आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इजेक्टर्स के ज़रिए भी खास तौर पर प्रेशर बढ़ाया जाता है। तो इजेक्टर्स के ज़रिए जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो आप प्रेशर बढ़ाने के लिए आप बेसिकली दो डिफरेंट फ्लूइड यूज़ करते हैं। एक फ्लूइड होता है जिसकी बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी होती है, एक फ्लूइड होता है जिसकी वेलोसिटी लो होती है। तो वो जो हाई वेलोसिटी, हाई प्रेशर वाला जो फ्लूइड होता है वो दूसरे फ्लूइड को आपको अपने साथ लेकर उसकी वेलोसिटी को भी इंक्रीज़ कर देता है। ख़ास तौर पर जो इजेक्टर्स हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर जब वैक्यूम्स क्रिएट किए जाते हैं, यू डोंट यूज वैक्यूम पंप्स, बट फॉर इफेक्टिवली क्रिएटिंग अ वैक्यूम इन अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यू नॉर्मली यूज अ इजेक्टर। तो ख़ास तौर पर इसीलिए थर्मल वेपर रिकम्प्रेशन जो है आपके पास ख़ास तौर पर इवेपोरेटर्स के अंदर जब आपने वेपर्स को दोबारा से कंप्रेस करना होता है, हमने, आपको याद होगा हमने रेफ्रिजरेशन के अंदर देखा था कि इवेपोरेटर्स के बाद आपने उनको कंप्रेशन वगैरह आपने की थी तो कंप्रेसर लगाया था, लेकिन आपके पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कोई आपके पास कोई हीटिंग सिस्टम है जहाँ से आपके पास इवेपोरेटर्स के बाद आपने उसकी रिकम्प्रेशन करनी है। तो रिकम्प्रेशन करने के लिए इजेक्टर्स जो हैं दे गिव यू अ हाई प्रेशर, उसको बड़े इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली आपके पास देखिए ख़ास तौर पर हमारे पास जो स्टीम है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इजेक्टर के अंदर। तो ये आपको एक स्टीम जेट इजेक्टर आपको दिखाया गया। तो बेसिकली आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर कोई लो प्रेशर वेपर है, वो यहाँ से आपका एंटर हो रहा है, और आपका हाई प्रेशर जो लिक्विड है, जैसे कि आपके पास जिसको हम मोटिव लिक्विड भी कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टीम है, आपकी स्टीम यहाँ से एंटर हो रही है, तो स्टीम का जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टीम
because steam has a high velocity, high kinetic energy, it will move at a very high velocity, very high speed. तो ये एक नोजल है, एक नोजल, तो नोजल का जो डाया होता है वो बड़ा स्मॉल होता है, तो हाई प्रेशर के साथ आपकी यहाँ पर स्टीम एंटर हो रही है, यहाँ पे आपके पास ये लो प्रेशर के साथ आपके पास ये लिक्विड एंटर हो रहा है। तो आपके पास जब स्टीम जब एंटर होगी तो ये क्या करेगी, ये जो लो प्रेशर वाली आपका लिक्विड है, बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट मूवमेंट, बिकॉज ऑफ इट्स हाई काइनेटिक एनर्जी, इसको भी अपने साथ ये ले जाएगी, बिकॉज देयर विल बी अ वैक्यूम क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फास्ट मूवमेंट। तो ये सक हो जाएगा इसके अंदर, ये अब स्टीम के साथ मूव करेगा। तो आप ये देखिए कि अब आपके पास यहाँ पर पहले आपने सडन आपके पास यहाँ पर एक रिडक्शन है डाया में, फिर उसके बाद एक एनलार्जमेंट है। तो ये आपके पास एक डिफ्यूज़र लगाया हुआ है जिसकी वजह से आप उसकी जो वेलोसिटी होती है, इस लो प्रेशर वेलोसिटी, वेपर की वेलोसिटी है, उसको बढ़ा लेते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। नॉर्मली 10 टाइम्स तक आप जो है उसका प्रेशर जो है उसको बढ़ा लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास डिवाइस है। अच्छा, ख़ास तौर पर नॉर्मली क्या है कि आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 टाइम्स तक आप इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से आपकी जो कॉस्ट है, आपको जो स्टीम चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, एंड फॉर स्टीम प्रोडक्शन यू विल नीड एनर्जी। तो आपको हीटिंग वगैरह करनी पड़ रही है, इसका मतलब आपका एनर्जी बिल बढ़ रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए ख़ास तौर पर जो क्या किया जाता है कि आप जो है नॉर्मली एक से ज़्यादा इजेक्टर लगा देते हैं ताकि आपकी जो आपकी एफिशिएंसी है वो मुतासर ना हो। एक से ज़्यादा जब इजेक्टर है वो किस तरीके से लगाए जाते हैं, देखिए कि बेसिकली आपके पास यहाँ पे मोटिव स्टीम आपने यहाँ से एंटर की, और फिर आपके पास यहाँ एक आपके पास ये इजेक्टर है, एक ये इजेक्टर है। तो यहाँ से आपकी सक्शन हुई, लो प्रेशर वेपर आया, यहाँ से मोटिव स्टीम आई, और उसके बाद जब यहाँ पे हाई प्रेशर करके आपके डिफ्यूज़र से गुजरने के बाद ये दूसरे इजेक्टर में आ गई है, और ये सेकंड स्टेज इजेक्टर में आ गई है, जहाँ से फिर मोटिव स्टेट दोबारा मज़ीद हाई प्रेशर उसको क्रिएट करेगी। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जो इजेक्टर्स हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़े सिंपल हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा इनको मिनिमम मेंटेनेंस इसको चाहिए होती है। जो ख़ास तौर पर इनको केमिस्ट्री की लैब्स वगैरह के अंदर हमारे पास जो वाटर जेट पंप्स होते हैं वो भी इसी के अंदर यूज़ किया जाता है। और ख़ास तौर पर फूड प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर ये जो इजेक्टर्स हैं, जब आपने फूड मटेरियल का जो वेस्ट है आपने उसको डंप करना होता है, हाई प्रेशर से आप वेलोसिटी से आपने उसको करना होता है, सीवेज में उसको डंप करना होता है, इसके लिए भी इन इजेक्टर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, जो हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो एजिटेटर्स हैं। जो एजिटेटर्स हैं बेसिकली आपके पास यहाँ पर ये मिक्सिंग के लिए, मिक्सर्स भी इन्हें कहते हैं। तो आपके पास जहाँ जहाँ आपके पास कोई फ्लूइड फूड्स हैं और इन फ्लूइड फूड्स को जब आपके पास कहीं पे आपको मिक्स करना पड़ता है, तो मिक्स करने के लिए आपको एजिटेटर्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, तो मिक्सर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो जो मिक्सर्स होते हैं बेसिकली इनका मकसद ये है कि आपके जो लिक्विड फूड है वो होमोजेनाइज एक तरह की हो जाए, अगर उसके अंदर कोई और सॉलिड पार्टिकल है वो थॉरली डिस्पर्स हो जाए, आपके पास एक कोई जो है सस्पेंशन अच्छी बन जाए, मिक्सिंग ब्लेंडिंग अच्छी तरह से हो जाए। ब्लेंडिंग नॉर्मली कहते हैं, अगर आप जेंटल को मिक्सिंग कर रहे हैं उसको ब्लेंडिंग कहते हैं। हीट आपके पास अगर हीटिंग है, लेट्स से अगर टॉप पे हीट ज़्यादा थी, लोअर कम हीट है, वो हीटिंग जो है आपकी यूनिफॉर्मली हीट मिक्स हो जाए, इस मकसद के लिए आप इसको एजिटेटर को आप यूज़ करते हैं। ये जो मिक्सर्स हैं यहाँ पर आपको स्कीमेटिक डायग्राम्स आपको शो की गई हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रोपेलर, दिस इज़ काइंड ऑफ अ पैडल, और उसके अलावा ये एक आपके पास एक एंकर है, और यहाँ से आपके पास ये इनके डाया दिए हुए हैं, यहाँ से इसका डाया है, ये उसकी आपकी बेस की थिकनेस है, और यहाँ से आप उसकी जो उसकी साइड आर्म्स हैं उनकी ये थिकनेस है। ये एंकर हमारे पास मिक्सर था उसकी। अच्छा जी, हमारे पास जो एजिटेटर्स हैं उनकी नॉर्मली जो दो मेन टाइप्स हैं वो प्रोपेलर्स और स्टीरर्स होती हैं। तो जो प्रोपेलर्स होती हैं इनकी फिर फर्दर सब टाइप्स हैं, मिसाल के तौर पर स्क्रू प्रोपेलर्स, एज प्रोपेलर्स, और आपके पास जो है रिंग प्रोपेलर्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। जो स्टीरर्स हैं हमारे पास, इसी तरह जो स्टीरर्स हैं उनकी भी आपके पास जो फर्दर जो टाइप्स हैं उसके अंदर आपके पास डिस्क स्टीरर, क्रॉस बार स्टीरर, पैडल स्टीरर, एंकर स्टीरर, ब्लेड स्टीरर, गेट पैडल स्टीरर, स्पाइरल स्टीरर, फिंगर पैडल स्टीरर, मूविंग कटर स्टीरर। तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के स्टीरर्स आपके पास
मिक्स एज अ मिक्सर आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा एजिटेटर्स की एक और क्लासिफिकेशन भी की जाती है। ये क्लासिफिकेशन इस तरह से की जाती है कि आपका जो एजिटेटर है वो टॉप एंट्री है, साइड एंट्री है, या क्लैंप और एजिटेटर्स है। तो अगर आपके पास टॉप एंट्री एजिटेटर्स होंगे, नॉर्मली दीज काइंड ऑफ एजिटेटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली विस्कस फूड्स। जो साइड एंट्री यूनिट्स हैं, साइड एंट्री एजिटेटर्स हैं, ये आपके पास नॉर्मली वाइन या बेवरेज जो इंडस्ट्री है वहाँ यूज़ किए जाते हैं। जो क्लैंप और एजिटेटर्स हैं, नॉर्मली दीज आर यूज्ड फॉर स्मॉल टैंक्स या ओपन जो ड्रम्स हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा जी, उसके साथ साथ हमारे पास जो सेकंड लास्ट इक्विपमेंट है पाइपिंग। देखिए पाइपिंग जो है आपके पास, ये वो आपके पास जो पंप्स की मदद से जिस तरह आपके पास फ्लो रेट फ्लो कर रहा है, तो पाइपिंग आपके पास आपके प्रोसेस प्लांट के अंदर आपको जगह जगह आप जैसे ही आप फूड इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे आपको पाइप ऊपर नीचे नजर आ रहे होंगे। पाइप सबसे पहली वो चीज़ है जो आपको हर जगह पाइप ही नजर आ रहे होंगे। तो हमारे पास जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट होता है उसके अंदर जो पाइपलाइन या पाइपिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली उनकी दो मेजर टाइप्स हैं। एक तो ये है कि आप खास तौर पर पाइपलाइंस को बेसिकली यूज़ कर रहे हैं यूटिलिटी जो फ्लूइड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यूटिलिटी फ्लूइड से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर आपको गर्म पानी चाहिए, आपको कोई ठंडा पानी चाहिए, आपको उसके अलावा कोई स्टीम चाहिए, आपको कोई कंप्रेस्ड एयर चाहिए, आपको कोई फ्यूल चाहिए। ये सारी आपकी यूटिलिटी फ्लूइड्स हैं कि जिन यूटिलिटी फ्लूइड्स का मतलब ये है कि आपका ये रॉ मटेरियल नहीं है, आपका प्रोडक्ट नहीं है, ये आप जस्ट आपको कहीं कहीं ठंडा करने के लिए कोई पानी इस्तेमाल, कहीं गर्म करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कहीं आपको उसके अंदर से कोई फ्यूल देना पड़ रहा है, कोई एयर देनी पड़ रही है, ये यूटिलिटी फ्लूइड्स हैं। बट दीज आर नॉट रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स। तो ये आपकी एक यूटिलिटी पाइपलाइंस होती है, और दूसरी पाइपलाइंस होती हैं आपकी जो कि प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स, सेमी प्रोडक्ट्स जो है उसको सप्लाई करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपकी पाइपलाइंस यूज़ की जाती है। अच्छा, अब हमारे पास नॉर्मली जो फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर पाइप्स और जो फिटिंग्स है आपकी वो स्टील की बनी हुई होती हैं, और ख़ास तौर पर उनकी जो हमारे पास डायमेंशंस होती हैं, उनकी इनसाइड डाया क्या है, उसका आउटसाइड डायमीटर क्या है, उनकी वॉल थिकनेस क्या है, ये सारी स्टैंडर्ड्स, बड़े स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में मेंटेन किए जाते हैं, और आपको टेबल्स मिलती हैं और आप उसको यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो स्टीम या हॉट वाटर की पाइपलाइंस होती हैं, आप उनको इंसुलेट भी करते हैं ताकि हीट लॉसेस ना हो, हीट जो है वो डिसिपेट ना हो, लॉस ना हो, तो ये भी किया जाता है। इसके साथ साथ आपके पास जो प्रोडक्ट पाइपलाइंस होती हैं, नॉर्मली ये आपके पास ट्यूब्स और ये भी फिटिंग की बनी होती हैं, स्टेनलेस स्टील की बनी होंगी, लेकिन ख़ास तौर पर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर 20 mm से छोटी जो ट्यूब्स हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता। नॉर्मली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बड़े पाइप्स हैं, 20 mm से बड़े पाइप्स ही ट्यूब्स यूज़ की जाएंगी, और इनको प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो रेट नीडेड, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर नीडेड, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर लॉस। प्रेशर लॉस कैसे है? क्योंकि जब फ्रिक्शनल की वजह से आपके उस पाइप के अंदर को प्रेशर लॉस हो सकता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप इसको बाकायदा डिज़ाइनिंग करते हैं, बट दिस डिज़ाइनिंग इज़ नॉट बीइंग डन बाय यू। ये जो डिज़ाइनिंग है ये फिर इंजीनियर्स का काम है जो इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इन पाइपिंग के लिए, नॉर्मली ये जो आपके कनेक्शंस होते हैं आपके पाइप्स या ट्यूब्स और फिटिंग्स के दरमियान में, ये डिसमेंटलेबल हैं, यानी कि इनको ओपन किया जा सकता है, या प्रॉपरली फिक्स्ड है। नॉर्मली आपके पास जो डिसमेंटलेबल जो आपकी कंपोनेंट्स हैं, कनेक्शंस हैं, उनका फ़ायदा ये है कि आपकी क्लीनिंग वगैरह बड़ी आसान हो जाती है, इंस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा आसान है। ख़ास तौर पर आपको अगर लेआउट चेंज करना है आपको प्लांट का, उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास कोई जो डिसमेंटलेबल जो आपके पास सिस्टम्स हैं उनके लिए आपके पास कोई जो है स्टैंडर्ड सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है। इस वजह से आपके पास इनकम्पैटिबिलिटी जो है हमेशा वहाँ पे रहती है। आजकल क्योंकि आपके पास हमारे पास जो है CIP सिस्टम यानी कि क्लीन इन प्लेस रिलायबल सिस्टम्स मौजूद हैं, इस वजह से परमानेंट जो प्रोडक्ट पाइपलाइंस हैं, जो वेल्डेड पाइपलाइंस हैं, उनको फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में आप प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ CIP सिस्टम्स। आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकुलेट सॉलिड्स। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हमारे पास फ्लोर मिल वगैरह होती हैं तो वहाँ पर आपको न्यूमेटिकली
आप विद कंप्रेस्ड एयर की मदद से, जहाँ जहाँ लफ्ज न्यूमेटिक आए तो आप समझें एयर की मदद से आप अपने जो सॉलिड्स है उनको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपके पास फूड इंडस्ट्री के अंदर जब बल्क सॉलिड्स होते हैं उनको आप जो है किसी एयर के अंदर न्यूमेटिकली आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या किसी लिक्विड के ज़रिए आप हाइड्रोलिकली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जब आप उसको लिक्विड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करेंगे उसको हाइड्रोलिक कन्वेइंग कहेंगे, जब उसको एयर के साथ या किसी गैस के साथ उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसको न्यूमेटिक कन्वेइंग कहेंगे। दोनों मेथड्स को फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पर जो हमारे पास जो फाइन पाउडर्स आपके पास है, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, आपके पास फ्लोर है, या मिलिंग के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो सूजी, मैदा वगैरह, इन सब को जो है आप करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूमेटिक ट्रांसपोर्टेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक जो ट्रांसपोर्टेशन है या हाइड्रोलिक जो कन्वेइंग है नॉर्मली वेजिटेबल प्रोसेसिंग है, जैसे टमाटोज़ हैं, पीज़ वगैरह हैं, उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। या ख़ास तौर पे फ़िश को जब आप उसको समंदर के अंदर जो नेट्स होते हैं उनके ज़रिए आप फिशिंग बोट तक जब आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए भी हाइड्रोलिक जो है आप उसको कन्वेइंग उसको कह सकते हैं। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल दोनों हाइड्रोलिक कन्वेइंग और न्यूमेटिक कन्वेइंग का सेम है, लेकिन जो इक्विपमेंट्स हैं उनके दरमियान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स जो है आप दोनों किस्म की जो कन्वेइंग है उसके अंदर आप यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम है, बेसिकली दो किस्म के न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम होते हैं। प्रेशर सिस्टम्स होते हैं या आपके पास वैक्यूम सिस्टम होते हैं। अच्छा, प्रेशर सिस्टम देखिए, आपके पास बेसिकली आपके पास जो प्रेशर सिस्टम है उसमें आपके पास क्या होगा कि हमारे पास अपस्ट्रीम के ऊपर, अपस्ट्रीम का मतलब है कि जैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वहाँ पर आपके पास अपस्ट्रीम के ऊपर ही आपके पास नॉर्मली क्या होगा कि अगर आपके पास एक डिलीवरी जो है पिकअप पॉइंट हो, यानी कि आपका पिकअप पॉइंट जहाँ से सॉलिड्स पिक हो रहे हैं वो एक हो, लेकिन डिलीवरी पॉइंट्स मल्टीपल हो, तो आप यहाँ पर ये पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम या ये प्रेशर कन्वेइंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर फिर दोबारा सुनिए, अगर आपका पिकअप पॉइंट एक हो और डिलीवरी पॉइंट्स आपके मल्टीपल हो, तो आपका अपस्ट्रीम पर आप कोई प्रेशराइज एयर यूज़ करती है, प्रेशर क्रिएट करती है, और इस मकसद के लिए आप ये न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट या पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम को आप यूज़ करते हैं। तो आपके पास यह है कि कोई एयर ब्लोअर जो है अपस्ट्रीम आप उसको लगा देंगे और ये जो पाइपलाइन होगी पूरी की पूरी पॉजिटिव प्रेशर इस पर मेंटेन होगा, और ख़ास तौर पर ये सिंगल पिकअप और मल्टीपल डिलीवरी पॉइंट्स जो है आपको ये प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ ये जो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं आपको जो है हायर सॉलिड टू गैस रेशो के लिए आप यूज़ कर सकती हैं। और वैक्यूम सिस्टम्स जो है अपोजिट है। वैक्यूम सिस्टम के अंदर आपके पास जो ब्लोअर है, कोई एयर है, आपका जो मैकेनिज्म है, इट इज़ यूज्ड एज एट अ डाउनस्ट्रीम पर आप ब्लोअर को आप यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज़ यूज फॉर मल्टीपल पिकअप्स, और आपके पास सिंगल डिलीवरी हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। मल्टीपल पिकअप्स और सिंगल डिलीवरी के लिए आप जो है वैक्यूम सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो जो ब्लोअर है वो डाउनस्ट्रीम पे आपका अटैच किया गया है, और लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ऐसा जो सिस्टम है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास जो न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ द एयर है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ एयर इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट वेलोसिटी है, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो शटल डाउन हो जाएंगे कहीं टीज में, कहीं जंक्शन में, कहीं वैल्व्स में, तो आपकी ये जो सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन है, न्यूमेटिक ट्रांसपोर्टेशन, वो फेल हो जाएगी। इसलिए नॉर्मली 20 to 30 मीटर्स पर सेकंड तक आप जो वेलोसिटी है इसकी मेंटेन करते हैं। एडवांटेजेस जो न्यूमेटिक कन्वेइंग की मेजर एडवांटेजेस हैं उसमें यह है कि आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन है सॉलिड्स की वो एक क्लोज सिस्टम के अंदर रहती है। आपका जो प्रोडक्ट है वो कंटेमिनेशन से बचा रहता है। उसके अलावा जो एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूशन से महफूज रहती है। जो प्रोडक्ट है इट रिमेन्स विद इन द पाइपलाइन, और आप इसको पाइपलाइन को कभी भी डिसअसेंबल कर सकते हैं, उसको दोबारा रीअसेंबल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर हमारे पास जो न्यूमेटिक कन्वेयर्स हैं ये बड़े सूटेबल हैं कि जब अगर आपने पिकअप और डिलीवरी पॉइंट्स अगर आपने चेंज करने हो तो न्यूमेटिक कन्वेयर्स कैन इफेक्टिवली बी यूज्ड। सॉलिड्स को बहुत लंबे डिस्टेंसेस के लिए इजीली इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और जो कन्वेयर है आपका बड़ा ही कॉम्पैक्ट होता है।
इसके मेजर डिसएडवांटेजेस में हमारे पास जो न्यूमेटिक कन्वेइंग के मेजर डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एनर्जी कंजम्पशन है पर यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड ट्रांसपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मैकेनिकल कन्वेयर्स। इसके साथ साथ आपके पास, क्योंकि ये मुसलसल एयर के साथ आपका मटेरियल कांटेक्ट में रहता है, देयरफॉर कोई ड्राइंग या आपके प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 11. दिस लेक्चर इज अवेलेबल ऑन ocw.kfueit.edu.pk, LMS पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है. प्लीज़ go through the lecture notes, please watch this video and then join the live session. अगर आपके सवालात हैं, you can always write me an email और व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं. इंशाल्लाह लाइव सेशन में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.